नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी अनसुना किस्सा सुनाने जा रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घटना वो छोटी सी होती है, बट उसका असर बहुत बाद तक, कई सालों तक और बहुत सारे लोगों पे पड़ता है। ऐसा ही कुछ किस्सा आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक व्यक्ति ने एक रईस आदमी को, या यूं कहें ऐसा इंसान जो कि उस समय से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1000 अरब, यस 1000 बिलियन रुपीस का मालिक था, वो इंडियन था, उसको थप्पड़ मारा और उस बंदे ने बदला लेने के लिए जो किया उसका असर अगले 200 साल तक रहा। यह कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी से, 18वीं शताब्दी। 1707 में औरंगजेब मर जाता है और औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच में राजस्थान में नागौर जगह है, नागौर काफी फेमस रही है, हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वहां से स्टार्ट हुआ है। नागौर से एक घर में एक हीराचंद नाम के सेठ, हीराचंद साहू के घर में एक बेटा जन्म लेता है, इसका नाम माणिकचंद नाम है। माणिकचंद बिजनेस करने के लिए बिहार की तरफ मूव करता है। तो दो पैरेलल चीजें हैं, एक तरफ है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य के लिए लड़ाई, वहां पर लड़ाई हो रही है और काफी उठक पटक है मुगल साम्राज्य में। और दूसरी तरफ माणिकचंद बिजनेस करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर बिहार, उस समय के बिहार की तरफ निकल जाता है। बिहार के उस समय का बंगाल भी कह सकते हैं हम था। धीरे धीरे जो माणिकचंद है वो अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करता है, एक शोरा बनाने वाली कंपनी को डालता है और धीरे धीरे वो पैसा वहां से बनाना शुरू करता है। पैसा बनाते बनाते वो उस पैसे को लेन देन के रूप में भी इस्तेमाल करता है, यानी कि एक महाजनी, जो कहते हैं महाजनी से पैसा देना, उससे फिर इंटरेस्ट से पैसा कमाना, ये काम भी वो शुरू कर देता है। किस्मत का अच्छा था, मेहनती था और वो वहां से वो काफी पैसा इकट्ठा कर लेता है। उसकी जब शोहरत थोड़ी जब बढ़ती है तो वो मुगल, उस समय के मुगल साम्राज्य 1723 में मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य देख रहे थे, वहां तक पहुंचती है। और मोहम्मद शाह को जब कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो माणिकचंद को अपने पास बुलाते हैं। माणिकचंद अपने बेटे फतेह चंद के साथ वहां जाते हैं और साम्राज्य को पैसा देते हैं। मुगल साम्राज्य को पैसा लोन के रूप में ये देते हैं फतेह चंद और माणिकचंद। इतना ज्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया था उस समय। अब भाई जो पैसा देगा वो इज्जत दे पाएगा, तो मुगल साम्राज्य उनको काफी इज्जत देता है। क्योंकि वो समय औरंगजेब के जाने के बाद मुगल साम्राज्य में जो स्थिति रही वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती रही और पैसे की समस्या मुगल साम्राज्य में होना शुरू हो गई थी। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उनको हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी। तो इस तरह के लोग जो बैंकर के रूप में काम करते थे, बैंक के रूप में काम करते थे, वो पैसा दिया करते थे साम्राज्य को। जैसे आजकल भी होता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो जिस तरह पैसे देती है सरकारों को, उस तरह से ये लोग अपने प्राइवेट कैपेसिटी में पैसे दिया करते थे। मुगल मोहम्मद शाह जो है इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो फतेह चंद को बैंकर ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि देते हैं, यानी कि जगत सेठ की उपाधि देते हैं। अब आगे से फतेह चंद और माणिकचंद का जो पूरा परिवार है वो जगत सेठ के नाम से पहचान में आता है। जगत सेठ कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ये पूरे परिवार का नाम होता है, जैसे अंबानीज, अडानीज, ठीक है, टाटाज, उस तरह से जगत सेठ नाम जो मुगल सम्राट देते हैं, भविष्य में उसके बाद पूरे परिवार को दिया कहते हैं। तो उसमें कोई बच्चा पैदा भी होता है तो उसको जगत सेठ कहा जाता है, जगत सेठ यानी कि बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। अब जगत सेठ की उपाधि बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, परिवार बहुत फल फूल रहा होता है, बिजनेस काफी आगे चल रहा होता है और उनकी जो ख्याति है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही होती है। वो पैसा कमा रहे होते हैं, वो पैसे को साम्राज्य को भी लोन दे रहे होते हैं, यहां तक कि वो अंग्रेजों को भी लोन दे रहे होते हैं। उस समय तक अंग्रेज आ चुके हैं और अंग्रेजों को भी वो लोन, पैसे जब जरूरत पड़ती है तो इसी जगत सेठ के पास जाते हैं और वो अंग्रेजों को भी लोन दिया करते थे। जब मुगल साम्राज्य से हटकर मुर्शिद कुली खान बंगाल जाते हैं तो फतेह चंद, उस समय तक फतेह चंद होते हैं, वो भी साथ में चले आते हैं और मुर्शिद कुली खान के साथ बहुत अच्छा संबंध उनका स्थापित हो जाता है। मुर्शिद कुली खान बंगाल में नवाब बनते हैं और उसमें फतेह चंद यानी जगत सेठ को काफी ज्यादा फायदा होता है, यहां तक कि वो साम्राज्य का यानी कि नवाब साहब का पूरा
अध्यक्ष ही बन जाते हैं, और यहाँ तक कि वो टैक्स कलेक्ट करना और रेवेन्यू के मैटर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अब इतने पावरफुल जब होंगे और पैसा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होगा तो पैसे को पैसा खींचना शुरू कर देता है। जो फतेह चंद हैं यानी जगत सेठ हैं वो और मालदार होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो पूरे परिवार और मालदार होना शुरू हो जाता है। इतना मालदार होना शुरू हो जाता है कि कहा जाता है कि उस समय कहावत थी कि अगर गंगा के बहाव को रोकना होगा तो जगत सेठ हीरे और मोतियों और जेवरात की दीवार बनाकर गंगा का प्रभाव रोक सकते हैं। यानी इतना पैसा था, हीरे मोती सोना चांदी इसकी वो दीवार खड़ी कर सकते हैं, गंगा का प्रभाव रोक सकते हैं, इतना ज्यादा पैसा था। यहां तक कि उस समय का अनडिवाइडेड बंगाल यानी कि हिंदुस्तान का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और पूरा बांग्लादेश, इसका 50% से ज्यादा जो लैंड था वो इसी जगत सेठ के पास हुआ करता था। इतना ज्यादा अमीर थे। अगर आज के पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 1000 बिलियन रुपीस उनके पास थे। 1000 बिलियन रुपीस जगत सेठ के पास थे, यानी कि जगत सेठ की फैमिली थी उसके बाद 1000 बिलियन रुपए, इतना ज्यादा अमीर लोग थे। कहा जाता है कि बंगाल की इंग्लैंड का साम्राज्य 1930s में, जो 1730s में 1730-40 में जो इंग्लैंड की पूरी इकोनॉमी थी वो जगत सेठ के पैसे से कम थी। जैसे आजकल नहीं होता कि बिल गेट्स का पैसा जो है वो कई देशों से ज्यादा है, उस तरह से जगत सेठ के पास जितना पैसा था उसके सामने इंग्लैंड की इकोनॉमी या इंग्लैंड देश ही कमजोर पड़ता था। इतना ज्यादा पैसा जगत सेठ के पास हुआ करता था। अब मुर्शिद कुली खान जब तक जिंदा थे तो जगत सेठ बड़े फल फूल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मुर्शिद कुली खान के जाने के बाद और फतेह चंद की मृत्यु के बाद तो नया जगत सेठ बना, वो बने मेहताब राय। मेहताब राय एज अ जगत सेठ काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मुर्शिद कुली खान के बाद सिचुएशन ऐसी बनती है कि सिराजुद्दौला वहां के नवाब बन जाते हैं, और सिराजुद्दौला एक दिन जगत सेठ को बुलाते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा है मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे लगभग 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, तुम मुझे प्लीज एज अ लोन दे दो। अब क्या परिस्थिति थी क्या नहीं परिस्थिति थी, लेकिन जगत सेठ वो 3 करोड़ रुपया देने से मना कर देते हैं। कहते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं है या मैं नहीं दे सकता, जो भी था नहीं देते हैं वो। सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में आते हैं, और इतने गुस्से में आते हैं, अपने कहा सुनी होती है कि गुस्से में आके वो आवेश में आके ताव में आकर जगत सेठ यानी मेहताब राय को एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं, एक थप्पड़ मार देते हैं। अब थप्पड़ मारकर मेहताब राय उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई सिराजुद्दौला नवाब है, कुछ भी है नवाब तो है ही है, ठीक है। वो चुपचाप घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जगत सेठ को लगता है कि संबंध अब खराब हो चुके हैं और मुझे अपने बिजनेस और अपने पैसे को बचाना चाहिए, अन्यथा सिराजुद्दौला अगर रहा ऐसा तो मुझे बहुत दिक्कत आ जाएगी, मेरे बिजनेस को मुझे बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सिराजुद्दौला के जो थप्पड़ से घबरा कर मेहताब राय जगत सेठ प्लान तैयार करते हैं और अंग्रेजों को कन्विंस करते हैं कि वो आकर सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा दे। पूरा तैयारी होती है और प्लासी का युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध नहीं, आप कई किताबों में पढ़ते हैं कि एक तरह का ये फॉल्स युद्ध था, पूरा प्रॉपर युद्ध भी नहीं हुआ था। मात्र रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों की सेना 50,000 सिराजुद्दौला की सेना पर भारी पड़ती है, और देखते ही देखते बिना कोई ज्यादा रक्तपात किए हुए रॉबर्ट क्लाइव की सेना सिराजुद्दौला की सेना को हरा देती है, और नया जो नवाब बनते हैं वो बन जाते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जब बनते हैं, अब सिराजुद्दौला को तो मार दिया था, पकड़ के मार दिया जाता है। इससे क्या होता है कि मेहताब राय जगत सेठ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि चलो भाई मेरा जो दुश्मन था या जिससे मुझे खतरा था वो खत्म हो गया है। उधर रॉबर्ट क्लाइव की जो अध्यक्षता में या लीडरशिप में अंग्रेज एक पपेट गवर्नमेंट बना देते हैं, पपेट नवाब को बना देते हैं, जिसका नाम होता है मीर जाफर। मीर जाफर जब तक रहता है तब तक तो जगत सेठ को कोई दिक्कत नहीं होती, वो बड़े मस्त होते हैं। अब उन्होंने थप्पड़ का बदला भी ले लिया होता है और उन्होंने अंग्रेजों को एक बहुत हेल्प कर दी होती है। अंग्रेजों ने उनकी हेल्प की, उनका डर खत्म किया, और इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की, इसमें कॉन्स्पिरेसी की, पैसा नहीं दिया सिराजुद्दौला को, यहाँ तक कि अपना लोन दिया, फंड दिया किया अंग्रेजों को कि आप जाके सिराजुद्दौला के खिलाफ कार्रवाई करो, सैनिक कार्रवाई करो। और इसका असर था कि बंगाल पे एक नया निजाम शुरू होता है जिसको कहते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जब तक रहता है तब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है।
इसी बीच में मीर जाफर और अंग्रेजों के संबंध खराब होते हैं और मीर जाफर को हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम जब नवाब बनते हैं तो उनके संबंध जगत सेठ से बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि मीर कासिम को पता होता है कि सिराजुद्दौला को इसी जगत सेठ के साजिश के कारण मारा गया है। तो मीर कासिम शुरू से ही एक संदेह रखता है और मौका मिलते ही जगत सेठ यानी कि आपका मेहताब राय और उसके भाई चचेरे भाई स्वरूप चंद को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको जेल में डालकर उनके फांसी दे दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से हत्या कहना क्या होता है। जब उनको फांसी दी गई थी या उनको मारा गया था उस समय जगत सेठ दुनिया के सबसे रईस आदमी थे। वो व्यक्ति जिसके पास 1000 करोड़ रुपए 1000 अरब रुपए थे, 1000 अरब रुपए। आज के जमाने में जेफ बेजोस जो कि दुनिया के रईस आदमी हैं, उनके पास जो है वो लगभग 150 बिलियन डॉलर रुपीज है। उस समय जगत सेठ के पास 1000 अरब रुपया हुआ करता था। मीर कासिम जगत सेठ को खत्म कर देते हैं। जगत सेठ जब खत्म हो जाते हैं आपका मेहताब राय, तो उनकी जो पूरी फैमिली है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मेन जो ओनर है वही खत्म हो जाता है और अचानक से खत्म होने के कारण फैमिली को बहुत दिक्कत आती है और फैमिली बंगाल को छोड़कर बाहर आ जाती है। धीरे धीरे उनका जो बिजनेस पे जो पकड़ होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि सरकार का जो प्रोटेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। उधर मीर कासिम भी खत्म हो चुके हैं, बक्सर का युद्ध के समय मीर कासिम भी खत्म हो चुके हैं और अंग्रेज का कंट्रोल पूरा हो चुका है। चूंकि अंग्रेज का जो मेन दुश्मन थे, चाहे सिराजुद्दौला हो चाहे मीर कासिम हो, वो खत्म हो गए हैं। उधर मुगल कमजोर पड़ गए हैं, तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा जगत सेठ की जरूरत होती नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देते हैं। उधर धीरे धीरे जगत सेठ भी जो बाकी के बाद के जो लोग आते हैं उस फैमिली के, वो लोग भी समझ आते हैं कि अब उतना हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो लोग भी धीरे धीरे अपने आप को समेट लेते हैं और कुछ ही सालों के अंदर 20वीं सदी आते आते इनका अता पता ही नहीं रहता। आज किसी को नहीं पता कि उनके वंशज कहाँ पर हैं। पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है। जिस तरह से नहीं पता कि मुगल थे जो उस समय के, वो उनके वंशज कहाँ पर हैं। 1857 की जो लड़ाई युद्ध के बाद कहाँ पे मुगल गए, कुछ लोग मार दिए गए, कुछ लोग बचे भी होंगे, चचेरे भाई फुफेरे भाई वगैरह, वो कहाँ पर हैं। उस तरह से जगत सेठ के परिवार के लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता आज के घर में। लेकिन एक थप्पड़ की गूंज सदियों तक रही है। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया। ना सिर्फ राज किया, देखिए पॉलिटिकल कंट्रोल तो रखा ही है, लेकिन जितना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया है, आर्थिक रूप से जितना निचोड़ा इस देश को, वो बहुत बड़ा है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कदम रखा था उस समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड जीडीपी में 23% हुआ करती थी। मतलब पूरे 23% का जीडीपी में शेयर हुआ करता था हिंदुस्तान का। चाइना का 27% था, इंडिया का 23% था। लेकिन जब 1947 में अंग्रेज जाते हैं तो उस समय हिंदुस्तान की जो जीडीपी में शेयर है दुनिया के अंदर मात्र 2.5% रह गया था। तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, राज तो किया ही कहीं, बिल्कुल निचोड़ डाला। साथ में हिंदू मुसलमान के बीच में जो संबंध खराब किए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में संबंध खराब किए, वो उसका असर हम आज भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो कभी कभी घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि जब भी अब आप पलासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और जगत सेठ का नाम आपके सामने आएगा तो आप समझ पाओगे कि जगत सेठ कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, एक परिवार का नाम था। और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो सिर्फ हम एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि पलासी के युद्ध के समय जगत सेठ ने गद्दारी की, तो वो थप्पड़ का ही असर था जो उन्होंने गद्दारी किया या साजिश की अपने पैसा बचाने के लिए व्यापारी ने किया। अब सही था गलत था, लेकिन उसका असर तो ये हुआ कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की 200 साल की हुकूमत रही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद।